हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांगलिन अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को हासिल करने ही वाला होता है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसे फ़िलहाल कहीं और जाना चाहिए, इस जगह पर नहीं रहकर। तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो कंट्री ऑफ जाओ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि कंट्री ऑफ जाओ उसके दिल के काफ़ी करीब है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन कंट्री ऑफ जाओ की तरफ को आ ही रहा था, लेकिन ढेर सारे क्लाउड्स वगैरह उसको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही वांगलिन यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी यहाँ पर वांगलिन एक मैप को निकाल कर उसको देख रहा होता है और वांगलिन उसको समझने की भी कोशिश कर रहा होता है, जिसके साथ ही वांगलिन वहाँ से अब तुरंत ही कंट्री ऑफ जाओ के लिए आगे को बढ़ता है। लेकिन रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि वेदर सही नहीं होता, इसलिए वांगलिन डिसाइड करता है एक जगह पे रुकने के लिए और वो आ जाता है एक टेम्पल के अंदर, जहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था और साथ ही बिल्कुल ही पुराना सा वो नज़र आ रहा होता है। तभी वांगलिन यहाँ पर आकर देखता है और कह रहा था कि यहाँ पर चीज़ें और लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल मेरी तरह ही हैं, क्योंकि वांगलिन की पर्सनैलिटी भी कुछ कुछ ऐसी है और वो ज़्यादा चीज़ों को शो नहीं करता है, रादर देन ही प्रेफर्स कि वो चीज़ों को अपने अंदर ही रखे। जिसके साथ ही वांगलिन नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी आ रहे हैं। जैसे ही वो टेम्पल को ओपन होता हुआ देखते हैं, तो यहाँ पर वेदर की इस हालत को देखकर वो सोच रहे होते हैं कि क्यों ना यहीं पर रुक लिया जाए आज रात। तो वो सारे के सारे इकट्ठे होकर टेम्पल के अंदर को चले जा रहे थे, लेकिन वो लोग देखने में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट से नज़र आ रहे थे, क्योंकि जब जब वो अंदर की तरफ को आ रहे थे केक करके, तो सारे के सारे वांगलिन को इधर आदर से उसके शोल्डर पे हिट करते हुए आ रहे थे, ऐसा शो करने के लिए कि वो वांगलिन से ज़्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पर इन सारे बच्चों को वांगलिन की पावर के बारे में अंदाज़ा भी नहीं है। एज़ यूजुअल वांगलिन इन सभी के ऊपर ध्यान नहीं देता और साथ ही वांगलिन वहाँ से अंदर की तरफ को ही जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन सुनता है कि कोई तो पीछे से उसको कुछ बातचीत करने के बारे में कह रहा है। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि इस टेम्पल के अंदर कोई भी मॉन्क मौजूद नहीं है, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो ब्रदर, तो क्यों ना तुम मेरे साथ बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत करो। वो बंदा देखने में काफ़ी ज़्यादा हम्बल नज़र आ रहा था। वो वांगलिन से ये भी कह रहा होता है कि फ्रेंड, मुझे लगता है कि हमें इस रेनी नाइट के अंदर आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर से ही मिलेगी। वांगलिन इस पर्सन को देख रहा होता है, साथ ही यहाँ पर वांगलिन ये कह रहा था कि ये पर्सन मुझे एक बार में ही देखकर बता सकता है कि मैं कल्टीवेटर हूँ, लेकिन मैं इसकी पावर को नहीं देख पा रहा। हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बंदे ने एक हेड भी लगा रखी है और ये हेड बिल्कुल उसी हेड से सिमिलर है जो कि युन कर्जी ने दी थी बीते कुछ वक्त पहले वांगलिन को। वांगलिन इसके हेड को देखता है, तभी वो बंदा अपने कपड़े वगैरह साफ करने लगा था, क्योंकि बारिश की वजह से वो थोड़े गीले हो चुके थे, और फिर वो अपनी हेड हटा लेता है। साथ ही अब वांगलिन की तरफ को देख के कहता है कि ब्रदर, मुझे आपके बारे में नहीं पता, क्या आप मुझे आपका नाम बताना चाहेंगे? वैसे मुझे लगता है कि आप इस जगह से भी बिलोंग नहीं करते हो। तभी वांगलिन उसकी तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि वैसे आप चाहें तो मुझे जैंग न्यू बुला सकते हो। जिसके साथ ही यहाँ पर ये बंदा कह रहा था कि जैंग न्यू ब्रदर, अंदर की तरफ चलिए, मुझे लगता है कि हम अंदर बैठकर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी ख़राब है। वो बाहर की तरफ को भी देख रहा था और स्काई में उसे काफ़ी लाइटनिंग नज़र आ रही थी। तभी वो वांगलिन से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा मूड कैसा है। तो वांगलिन यहाँ पर उसको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देता। वो ये लोग ये भी नोटिस करते हैं कि इनके साथ साथ जो बाकी सारे लोग आए थे, उन्होंने थोड़ी फायर लगा ली है, जिससे कि यहाँ पर उन्हें थोड़ी वार्मनेस मिल जाए, क्योंकि बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा था। तभी यहाँ पर ये बंदा कहता है कि ब्रदर जैंग न्यू, आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि यहाँ पर भले ही मैं इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं, लेकिन आप बहुत ही जल्दी अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को रीच करने वाले हो, और वो बिल्कुल फुल ऑफ होप से भरा पड़ा है। तभी वांगलिन यहाँ पर अब ड्रिंक करने लग जाता है, क्योंकि वांगलिन भी तो अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की वजह से बहुत लंबे वक्त से परेशान है, क्योंकि उसे उसका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन रियलाइज़ ही नहीं हो रहा। जिसके साथ अब ये लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि ये लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनकी बातें तो हमें समझ ही नहीं आ रही। हालांकि मिस्टर मो को यहाँ पर इन लोगों की बातों पे काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मिस्टर मो उन लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहता और कह रहा होता है कि जो भी वर्ड मैंने कहे वो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी तरह क्रेज़ी नहीं। और कह रहा होता है कि ब्रदर, वैसे मुझे पता है कि ये हेवन का जो वे है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इतना आसान भी नहीं, लेकिन वाकई में मुझे लगता है कि आप क्यों ना इमोर्टैलिटी के मैजिक को रीच करने के बारे में सोचें। अभी लोग वापस से इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। अगेन उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था क्योंकि वो नॉर्मल लोग हैं और भला कैसे वो इनकी कल्टीवेशन से रिलेटेड बातों को समझ पाएंगे। एक बंदा तो अपना मुंह खोल के ही देख रहा होता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें उसके दिमाग के रोड के ऊपर से जा रही होती हैं। और साथ ही वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिस्टर मो की बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। वांगलिन को ये ज़रूर पता चल गया था कि मिस्टर मो की बातें कोई ऐसी वैसी नॉर्मल बातें नहीं हैं और साथ ही मिस्टर मो भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं। मिस्टर मो लगातार उसे हेवन के वे के बारे में बताए जा रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इनकी बातों को सुनकर और कह रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे तो एक वर्ड भी नहीं समझ आ रहा। तभी मिस्टर मो कहने लग जाते हैं कि ब्रदर जैंग, आपको तो समझ में आया ना मैंने क्या कहा है आपसे। तभी यहाँ पर वांगलिन कह रहा होता है कि ऑल्दो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा ध्यान से सोचने के लिए, ब्रदर आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में बताया है। जिसके बाद मिस्टर मो कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ पर नई जो जनरेशन होती है वो लोग हमारे क्रेज़ी थॉट्स को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी आती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ के अंदर चीज़ों का पाना और खोना एकदम ही नॉर्मल है। जिसके बाद मिस्टर मो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। वांगलिन उनको ही देख रहा होता है। तभी वो वांगलिन से पूछने लग जाते हैं कि अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे ब्रदर, क्योंकि वो भूल जाते हैं और उनको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती। तभी यहाँ पर वो साइड में बैठे हुए लोग ये कहने लग जाते हैं कि वाकई में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है, न जाने किस तरीके की बातें कर रहा है। तभी मिस्टर मो उसके जवाब में कहते हैं कि तुम लोग ज़्यादा क्रेज़ी हो, मुझसे भी ज़्यादा, खैर जो भी हो, मैं भूल जाता हूँ इन सारी ही चीज़ों के बारे में। और वांगलिन से कह रहे होते हैं ज़रा तुम बताओ तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। तभी वांगलिन कहता है कि कंटिन्यू करें। जिसके बाद अब वो यहाँ पर इस जगह की रेनी नाइट की ब्यूटी के बारे में बताने लग जाते हैं और कह रहे थे कि असल में ब्रदर ये जो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन होता है वो यहाँ पर हमेशा के लिए ही रहता है और इसको समझने के लिए तुम इस ब्यूटी ऑफ नाइट को भी देख सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है जैसे कि लाइफ का टेस्ट होता है। तभी वांगलिन उससे पूछने लग जाता है कि ब्रदर मो आप लाइफ के बारे में क्या देखते हैं और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि मोर्टल्स तो हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप फायर को लाइट कर सकते हो तो फिर आप फायर को बना भी सकते हो। जिसके साथ ही यहाँ पर वो कह रहे थे कि जैसे कि तुम इन सभी को देख पा रहे हो। तभी यहाँ पर वांगलिन कहता है कि डेथ क्या होती है। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि डेथ के बारे में मुझे इतना नहीं पता है ब्रदर, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। एक बार फिर से यहाँ पर वो वांगलिन का कुछ उल्टा सा नाम ले देते हैं। तो साथ ही अब वो साथ वाला बंदा कहने लगा था कि भाई साहब आप कितना ज़्यादा भूलते हो, इसका नाम जेंग न्यू है, जेंग न्यू। तभी वो कहने लग जाते हैं कि हाँ दरअसल मेरी याददाश्त सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे चीज़ें याद नहीं रह पाती। ब्रदर न्यू, असल में बात ऐसी है कि जब से मैंने हेवन के वे को रियलाइज़ किया है, जब से मेरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई है। जेंग न्यू ब्रदर जियांगलिन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक बार फिर से वो वांगलिन का नाम भूल जाता है। जिसके बाद वांगलिन कहता है कि छोड़िए ब्रदर, आप और सारी चीज़ों के बारे में मुझे बता सकते हो। तभी वो कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और अब वो वांगलिन को अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में समझाने के लिए उसे अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को दिखाने लग जाते हैं। वांगलिन इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो यूनिवर्स की तरह नज़र आ रहा होता है। वांगलिन ये कहता है कि आपने मुझे ये ऐसे ही दिखा दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इसको स्टील कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि ब्रदर आपको तो बहुत ही ज़्यादा आगे जाना है, मैं आपको देख कर ये चीज़ के बारे में कह सकता हूँ, तो फिर भला क्यों आप एक छोटे से आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के पीछे मुझे मार डालोगे, मुझे तो इस बात पर बिलीव नहीं होता। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, तो फिर क्या आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन वीक और स्ट्रॉन्ग होता है। तभी वो कहने लग जाते हैं कि ऑल्दो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये रियल्म के लो या फिर ज़्यादा हाई होने पर डिपेंड करता है। असल में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को रियलाइज़ करने के या फिर इसको ऑब्टेन करने के भी दो वेज होते हैं। एक तो होता है कि
तुम किसी दूसरे बंदे के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को देखो और उसको कॉपी करने लग जाओ, और दूसरा होता है कि तुम खुद से ही हेवन के वे को रियलाइज करो और फिर खुद से ही तुम्हें तुम्हारा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन समझ में आ जाएगा। वांगलिन उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी मिस्टर मो कहते हैं कि ऑल्दो दोनों ही वेज काफ़ी ज़्यादा कठिन है, रियल्म्स का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। जो बंदा खुद से अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को रियलाइज़ करता है, ऑफ कोर्स वो स्टैंड फॉरवर्ड करता है और वो आगे भी जाएगा, और साथ ही जो बंदा खुद से रियलाइज़ नहीं करता तो फिर तुम उसके बारे में तो अब खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो। तभी वांगलिन उसकी बातों को और भी ज़्यादा ध्यान से देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वांगलिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीख लाइफ के बारे में दे रहा था, और आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में भी वो वांगलिन को इनडायरेक्टली ये भी कहता है कि तुम्हें अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन खुद से ही रियलाइज़ करना होगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर तुम्हारे पास में ढेर सारा पोटेंशियल है। फिर वो वांगलिन को अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन से हटा के रियल जगह पर लेके आ जाता और कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर एक गड्ढा सा था जिसके अंदर थोड़ा वाटर पड़ा रहता है, तो वो यहाँ पर अपने फिंगर के थ्रू उस वाटर को थोड़ा इधर उधर करने लगा था और कह रहा था कि तुम इस वाटर को देख रहे हो, ये डिप्रेशन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वाटर जो है ना इसकी कोई रूट है, ना ही कोई फ्यूचर है, ना इसकी कोई डेथ है, ना ही कोई लाइफ। और फिर वो इसको ख़त्म करता है। साथ ही अब वांगलिन से कहने लगा था कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। लाइफ एंड डेथ किसी के भी सामने अपीयर हो सकती है और ये नॉर्मल है। तभी वांगलिन उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन के अब अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर चुका था। जिसके बाद ब्रदर मो कहते हैं कि ठीक है ब्रदर, मैं आपसे कभी और मिलूंगा, मैं चलता हूँ यहाँ पर इस रेनी लाइफ को देखने के लिए। और अगर आप इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ गए हो तो फिर तुमने समझ लिया, और अगर तुम इसको नहीं समझे तो फिर तुम इसको समझ ही नहीं पाओगे। जिसके बाद वो वांगलिन को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर जाता है, और साथ ही वांगलिन उसको जाते हुए वहाँ से देख रहा था और कह रहा होता है कि ब्रदर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाया लाइफ एंड डेथ के बारे में। जिसके बाद वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर वांगलिन को धीरे धीरे करके अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन समझ में आने लग जाता है। और वांगलिन कह रहा था कि असल में मिडिल ऑफ द अर्थ से जो लाइफ आ रही है, जो कि यही मेरा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है। वांगलिन यहाँ पर धीरे धीरे करके समझने लग जाता है इस चीज़ को, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन लाइफ एंड डेथ को भी समझ रहा होता है और कह रहा था कि जो कैटास्ट्रॉफ ऑफ लाइफ एंड डेथ है ये बिलोंग करता है मेरी सोल के साथ में, और ये एकदम ही अलोन है। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने फॉरगॉटन रियल्म लाइफ एंड डेथ के कॉन्सेप्शन को समझ चुका होता है। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन अब एक केव के पास आ चुका था अगले दिन, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ और एक बार फिर से यहाँ पर आना हो गया। वांगलिन अपने उन बीते दिनों को याद करता है, लेकिन एक बार फिर से वो केव के अंदर चला गया था, क्योंकि अब उसे एक बार फिर से कल्टीवेट जो करना है अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर वांगलिन ये सोच रहा होता है कि जो उसकी क्लोन बॉडी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान उसको करती है किसी भी तरीके के ब्रेक थ्रू के अंदर। तो वांगलिन ये सोच रहा था कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे जाने के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पर उसकी क्लोन बॉडी के साथ में थोड़ा बहुत फस क्रिएट हो जाए, इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि ये प्रोसेस में किसी भी तरीके की बाधा आए। और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर दोनों ही बॉडीज़ को सेपरेट करना होगा, जिससे कि मेरे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से पहले ही मेरा अवतार जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मुझे आके बिल्कुल भी परेशान ना करे। जिसके बाद वांगलिन ने प्रेजेंट में अपने क्लोन बॉडी को खुद से अलग कर लिया होता और कह रहा था कि अब मैं यहाँ पर ताओइज़्म को सेपरेटली प्रैक्टिस करूँगा अपने क्लोन के साथ में। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपनी क्लोन बॉडी को अपनी रियल बॉडी से अलग कर देता है, और अब यहाँ पर वो एंशिएंट गॉड सेरेस के एक मेथड को कल्टीवेट करने वाला था। और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन यहाँ पर अपनी क्लोन बॉडी से कह रहा होता है कि अब यहाँ पर एक बार फिर से तुम्हारा नया सफ़र शुरू होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही काफ़ी सारी टेक्निक को रिलीज़ करने लग जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसकी क्लोन बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कर रहा था। क्लोन बॉडी भी वहाँ पर बैठी हुई ही होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वांगलिन की जो बॉडी होती है उसके अंदर एक कोर भी मौजूद था, जो कि यहाँ पर क्रैक कर जाता और ब्लास्ट भी कर गया था, जिससे कि वांगलिन की क्लोन बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है। लेकिन वांगलिन को इस प्रोसेस को करना ही था। जिसके बाद यहाँ पर उसकी क्लोन बॉडी बिल्कुल वांगलिन की तरह बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली कहती है कि इसको कंटिन्यू करो। जिसके बाद वांगलिन बिना कुछ सोचे समझे उसको कंटिन्यू करने लग जाता है, और हमें
दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांग लिन इस प्रोसेस को करने लगा था। इवन वांग लिन की क्लोन बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसेस भी है, लेकिन उसको तो अब इस पेनफुल प्रोसेस को कैसे भी करके अब झेलना ही था, क्योंकि यहाँ पर अगर वांग लिन को सक्सेसफुली अपनी इस सेकंड क्लोन बॉडी को 2 स्टार एंशिएंट बॉडी की तरफ पे लेके जाना है, तो यहाँ पर उसको अपनी लाइफ एंड डेथ रियल्म को अनब्लॉक करना होगा, जिसके बाद ही यहाँ पर ऐसा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर वांग लिन जो था वो पूरी कोशिश में लगा पड़ा होता है, लेकिन उसका क्लोन अभी भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा था इस पूरी ही प्रोसेस के अंदर। इवन यहाँ पर उसकी सफरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वांग लिन रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। वांग लिन यहाँ पर काफ़ी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ तो ईविल वीड को वहाँ पर इकट्ठा करता है, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग लिन यहाँ पर उसको अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो उसे उसके अंदर ही कैद करने लगा था और धीरे धीरे करके उसको रिफाइन भी कर रहा होता है। असल में ये वही कोर था जो कि वांग लिन की क्लोन बॉडी के ऊपर से निकला है। हालांकि यहाँ पर ये जो वांग लिन है उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है अपने आप को इस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करने की, लेकिन यहाँ पर ये जो कल्टिवेशन मेथड है ये वाकई में लाइफ थ्रेटनिंग रहा उसके क्लोन के लिए, जिसके बाद यहाँ पर वांग लिन वो सारे के सारे ईविल बीड अपनी क्लोन बॉडी को दे देता है, जो कि उसने अपनी ह्यूमन लाइफ के दौरान इकट्ठा किए थे। जिसके बाद वो उन बीड को लेता है और यहाँ पर वो बीड जो थे वो उनको कल्टीवेट करने लगा था, और वांग लिन की क्लोन बॉडी धीरे धीरे करके एक ककून के अंदर तब्दील हो जाती है। जिसके बाद वांग लिन कुछ और बीड उसकी तरफ को थ्रो करता है और वांग लिन देखने लगा था कि आखिर ये प्रोसेस क्या हो रही है। इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वक्त निकल जाता है, जिसके बाद वो ककून जो था उसके अंदर से काफ़ी मात्रा के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, और धीरे धीरे करके अब वो ककून चटकने भी लग जाता है, जिसके अंदर वांग लिन नोटिस करता है कि इमेंस पावर है। जैसे ही वो ककून ब्लास्ट होता है तब हमें दिखाई जाती है वांग लिन की क्लोन बॉडी, जो कि अब एक 2 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी बन चुकी है। वैसे तो ये क्लोन बॉडी ही है, लेकिन इसकी पावर का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि यहाँ पर जब वांग लिन अपनी सोड उसकी तरफ को फेंक कर मारता है तो चारों ही डायरेक्शन में जाके उसकी बॉडी से हिट होती है, बट फिर भी वो उसकी सोड को पकड़ के एकदम से ही तोड़ देता है। वांग लिन यहाँ पर अपनी क्लोन बॉडी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि इसके बारे में अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर उसकी क्लोन बॉडी भी यही कह रही होती है कि हाँ, और मुझे भी यहाँ से निकलना है, क्योंकि मुझे भी देखना है और भी काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि हम दोनों को ही सेपरेट तो होना ही है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता और वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज फॉर्मेशन थी, वहाँ से वो गायब हो जाता। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग लिन अपनी कल्टिवेशन करने के लिए बैठ आता है, और इसी प्रोसेस के बाद ही तो वांग लिन गॉड बनने वाला है। पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकलती है, तभी आसपास के सारे ही लोग ये समझ जाते हैं कि कोई तो है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। तभी हमें एक सेक्ट का डिसेबल दिखाया जाता है, जो कि कहने लगा था कि मास्टर, कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है, हमें चलना चाहिए हेल्प मांगने के लिए। साथ ही वांग लिन इतना ज़्यादा पावर को रिलीज़ कर रहा था कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा एक एरे भी बन जाता है। तो भी वो मास्टर अपने कुछ डिसेबल के साथ यहाँ पर वांग लिन को देखने के लिए ही आ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांग लिन की प्रोसेस जारी थी, और साथ ही यहाँ पर उस बंदे का साथी ये कह रहा होता है कि यहाँ पर हमें देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल भी रहना है। तभी उसका मास्टर कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, ये स्पिरिचुअल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की पावर है, लेकिन यहाँ पर कोई गॉड बनने वाला है, और अगर वो हमारा साथ दे तो मुझे ऐसा लगता है मॉर्टल और बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे वहीं पर बैठ जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन भी वहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। वांग लिन की स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है उसकी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा वास्ट तरीके से हर जगह को फैल रही होती है। इवन हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग तो उससे फ़ायदा उठा ही रहे थे, लेकिन मोर्टल्स को भी इससे फ़ायदा पहुँच रहा होता है। इवन ये सारे के सारे कल्टिवेटर्स अभी बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जो डाइटी है फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करे, जिससे कि हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ बर्ड्स वगैरह भी थे जो कि उड़ते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। वांग लिन यहाँ पर अपने हेवन अर्थ की पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो वे ऑफ हेवन का भी यूज़ कर रहा था। जिसके बाद हमें वांग लिन का एक अवतार भी दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर इस शक्ति के मास्टर तुरंत ही उठ के खड़े हो जाते और कह रहे थे कि तो इमोर्टल सोल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फिजिकल बॉडी है, उसने अपने
गोड में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तभी यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर वांग लिन के आगे झुक जाते हैं और साथ ही वो बर्ड जो कि वहाँ से फ्लाई करती हुई जा रही थी, वांग लिन उसको भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कर देता है, जिसके बाद सारे के सारे लोग अब वांग लिन के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि वांग लिन अब उनकी हेल्प भी करेगा। वांग लिन वहाँ से धीरे धीरे करके अब उसी माउंटेन के अंदर जाकर समा जाता है और हमें उसकी सोल बॉडी दिखाई जाती है जो कि उसकी मेन बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और अब एक बार फिर से ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि अब यहाँ पर मोर्टल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही थी। इमेंस अमाउंट के अंदर लगातार एनर्जी पे एनर्जी रिलीज़ हुए जा रही थी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन ने सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। तभी यहाँ पर वो जो सेक्ट मास्टर था वो कह रहा होता है कि मैं जाओ किंगडम से हूँ और मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पर रहें और हमारे लेवल 4 की कल्टीवेशन कंट्री की हेल्प करें। आपके स्ट्रेंथ की पावर से हम यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन तभी वांग लिन यहाँ पर उनकी हेल्प करने के बारे में सोचता है, तुरंत ही यहाँ पर सभी की बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट में पावर को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके बाद सारे ही लोग ये फील कर पा रहे थे कि उनकी बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो गई हैं और साथ ही सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे। तभी वांग लिन कह रहा होता है कि तुम सभी यहाँ पर रह के कल्टिवेट करो क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब वक्त आएगा तो मैं वापस आऊँगा। लेकिन तभी बहुत देर से जो सिमिलर फेस हमें दिख रहा था, तभी यहाँ पर वो वांग लिन से बातचीत करने लग जाता और उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि पिछली बार जब उसकी डेथ हो गई थी तो वांग लिन ने उसकी मदद करी थी उसको रिबॉर्न करने के लिए। और साथ ही वांग लिन उससे कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। वांग लिन उसको और पावर देता और कह रहा था कि अगली बार जब मैं मिलूंगा तुमसे तो नासेंट सोल लेवल पर होना, मैं तुमको टीच भी करूँगा काफ़ी कुछ। और साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन का कज़िन वांग लिन को देखता ही रह जाता है, लेकिन अब वांग लिन का यहाँ से जाने का समय हो चुका था। वांग लिन ने सभी लोगों के अंदर यहाँ पर 10 ऑरा सीड को कंडेंस कर दिया होता है, जिसके अंदर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है और वो यहाँ पर प्लांटेड हो गई है 10 लोगों के अंदर, जिनमें से एक वांग लिन का पुराना दोस्त भी है। और साथ ही वो कह रहा होता है कि अब तुम सभी को खुद से फाइंड आउट करना होगा इन चीज़ों के बारे में। साथ ही वांग लिन अपने हाथों से करी हुई एक कर्विंग भी वहाँ पर छोड़ के जाता है और यहाँ पर कंट्री ऑफ जाओ के अंदर वांग लिन की वुड कर्विंग भी मौजूद होती है। सारे के सारे लोग वांग लिन को ग्रीट करते हैं क्योंकि वांग लिन वहाँ से जा रहा था अपने फ्लाइंग मॉस्किटो के ऊपर सवार होकर, तो वांग लिन धीरे धीरे करके वहाँ से जा रहा होता है। वांग लिन को दुआन मूजी के बारे में कुछ विजन्स आने लग जाते हैं क्योंकि दुआन मूजी ने भी वांग लिन को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है पास्ट में। हालांकि यहाँ पर वांग लिन इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के कह रहा होता है कि मुझे शायद यहाँ पर रुकना चाहिए, जिसके बाद वांग लिन वहाँ पर एक पावर का इस्तेमाल करते हुए एरे को क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पर वो एक एरे क्रिएट कर लेता है एंड गाइस वांग लिन यहाँ पर जा रहा है लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड के अंदर, वो भी एक बार फिर से। यहाँ पर क्या चीज़ है तो उसे ढेर सारी ईवल सोल्स यहाँ पर नज़र आती हैं। इवन वो किसी चीज़ को गार्ड कर रही थी वांग लिन को देखते हुए, वो तुरंत ही वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लग जाती हैं। तभी यहाँ पर वांग लिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बचाने लगा था, लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन ने उस ईविल सोल को भी काफ़ी बुरे तरीके से ट्रैप कर दिया होता है। साथ ही वो जो सोल थी वो वहाँ पर फंस चुकी होती है और वापस से अपनी जगह पर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही वो वापस आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। और उसके बाद वांग लिन को देखते हैं जो कि अपने अवतार का इस्तेमाल करता है और उन सभी के पास में रखी हुई चीज़ों को हासिल भी कर लेता है, जिसके साथ वांग लिन का अवतार वहाँ गायब हो गया था। सो गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।